अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम आज अपना चैप्टर नंबर 14 गालिबन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसमें जो चीज़ें हम आज कवर कर रहे होंगे, हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे और इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे, और इसके हवाले से अगर एक क्वेश्चन है और कुछ एग्जांपल्स हैं उसको डिस्कस कर रहे होंगे। छोटा सा हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, थोड़ी सी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। इसमें से याद करने वाली चीज़ें बहुत ही थोड़ी हैं, शायद एक एग्जांपल हो, एक डेफिनेशन होगी आप लोगों की याद करने वाली, या दो डेफिनेशंस होंगी याद करने वाली। आज हमने कोई चीज़ नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ एक बैकग्राउंड तैयार करना है आज बेसिकली, जो हमारा आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट को जो है वो पढ़ने में और उसको समझने में जो है हमारी मदद करे। मेन फोकस हमारा इस चीज़ पे होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना। मैं आप लोगों को बताऊंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। देखें, अभी तक हम जो है वो चीज़ पढ़ते आए हैं। चैप्टर 1 तो था वो हमारे लीगल सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। चैप्टर जो 2 था वो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद चैप्टर 3 से बाकायदा हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का स्टार्ट किया था, जो हमारा चैप्टर 10 पे ख़त्म हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट इतना नहीं है, कंप्लीट जितना भी है हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना हिस्सा उसका शामिल था, जिसमें 8 चैप्टर तकरीबन बनते थे, और सेकंड चैप्टर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हमने जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे बात की, उसका भी थोड़ा सा हिस्सा जितना हमारे सिलेबस में था, वो 3 चैप्टर बनते थे, उस पर हमने बात की। अब हम जो है वो 2 अपने मेन जो है पार्ट्स कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पे। इस पे हमारे 2 चैप्टर्स बनते हैं। मैंने आप लोगों की जो लेक्चर प्लान है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि जब आज मैं अपना लेक्चर आप लोगों को देने के लिए तैयार कर रहा था, तब मुझे फील हुआ कि अगर मैं इसी तरह से आपको लोगों को आगे भी पढ़ाऊं, बगैर आप लोगों को प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाए, तो आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो आज हम थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन और करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, इसके बाद कल हम जंप कर जाएंगे जो है वो प्रोमिसरी नोट पे, और उसके बाद हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। उसके बाद वापस आएंगे हम, जो हमारा पोर्शन स्टार्टिंग में हमने छोड़ा होगा उस पे आएंगे। आज सिर्फ हम जो है वो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल हो, डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफरेबल हो। नेगोशिएबल जो वर्ड है उसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। तो ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी हो, और वो डॉक्यूमेंट किसी स्पेसिफिक पर्सन के राइट्स जो है वो कैरी करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है ना, तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शुमार की जाती हैं। एक चेक, एक प्रोमिसरी नोट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक पे हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हम कल देख रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल इन तीनों में से जिस चीज़ का आपको थोड़ा पता होगा, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो चेक के बारे में आपको कम से कम थोड़ा सा पता तो होगा। तो हम चेक की सूरत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। चेक बेसिकली होता क्या है? चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, बिल्कुल होता है। वो ट्रांसफरेबल होता है डिलीवरी के थ्रू। एक बंदा जो है वो चेक लिखता है, अमाउंट डालता है, अपने साइन करता है, और वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दे देता है। उसे कहता है ये लो भाई, ये आपका चेक। अब जिसको वो चेक दे दिया, उसके पास राइट क्या आ गया? जितनी उसने अमाउंट लिखी है वो सारा उस बंदे का हो गया जिसको उसने चेक दे दिया। वो सारी अमाउंट उस बंदे को हो गई, उस बंदे की हो गई। वो जाके बैंक में उस चेक को कैश करवा लेता है, या जो भी करता है वो चेक उसके पास आ जाता है। इसी तरह बिल्कुल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है।
इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसफरेबल होते हैं डिलीवरी के थ्रू, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो ट्रांसफरेबल होते हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह चेक ट्रांसफरेबल होता है, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और जिस तरह चेक पे जिस बंदे को दिया उस बंदे के कुछ राइट्स बन जाते हैं, उस जो है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसकी कुछ लायबिलिटीज़ बन जाती हैं, राइट्स बन जाते हैं। इसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल इसी तरह से उसके राइट्स और लायबिलिटीज़ बन जाती हैं उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की वजह से। फिलवक्त सिंपल सा आप थोड़ा समझे जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रियल में होता क्या है, किस तरह से काम कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों के जहन में जो है एक ढांचा सा बनना चाहिए, एक खाका सा बनना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि भाई ये किसी किस्म का लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है डिलीवरी के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ये बेसिकली दो तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एक तो पेएबल टू ऑर्डर होता है और दूसरी टाइप भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पेएबल टू ऑर्डर की बात करते हैं। पेएबल टू ऑर्डर का क्या मतलब है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसके ऊपर अमाउंट लिख के अपने साइन करके बंदा अगर उस पे उस बंदे का नाम लिख दे जिसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, ये जिसका हक बनता है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, जिसका राइट राइज हुआ है उस जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो पेएबल टू ऑर्डर बन जाता है। अब ये इस पे जितनी अमाउंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जितनी अमाउंट है उस पे जितना हक है वो किसका है, उसका जिसका नाम लिख दिया। अब उसके हुक्म पे वो अमाउंट निकलवाई जा रही होगी या उसके हुक्म से वो अमाउंट उस बंदे को दी जा रही होगी, इसको हम पेएबल टू ऑर्डर कहते हैं। और दूसरी होती है पेएबल टू बियरर, ये उससे बिल्कुल उल्ट होता है। पेएबल टू बियरर के केस में किसी भी बंदे का नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं लिखा होता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका होल्डर है, उसने होल्ड किया हुआ है। होल्ड का मतलब पकड़ना होता है। अब बल्ब के होल्डर को देखो, उसको होल्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने बल्ब को पकड़ा हुआ होता है। इसी तरह जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसने उसको पकड़ा हुआ होता है, जिसके जो है पोजेशन में होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम होल्डर कह रहे होते हैं। तो अगर किसी भी होल्डर का किसी भी का नाम नहीं लिखा हुआ जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, किसी के ऑर्डर पे वो पेएबल नहीं है, तो जिस बंदे के हाथ में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जितने राइट्स हैं वो सारे उसी बंदे के पास हैं, जितने राइट्स हैं वो सारे उसी बंदे के पास हैं। हु एवर होल्ड इट, जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो बंदा निकलवा सकता है। देखिए पेएबल टू ऑर्डर में क्या था, सारे राइट्स किसके पास थे, जिसका नाम लिख दिया गया था, जिसका इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिख दिया गया था वो इंस्ट्रूमेंट उसका हो गया, उसके जितने राइट्स थे वो उस बंदे के हो गए। पेएबल टू बियरर में क्या है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका है। चेक का हम एग्जांपल देख लो, अगर कोई चेक लिख के दे देता है, एक बंदे को देता है, वो उस बंदे को दे दिया उसने चेक, वो अपने मुलाजिम को कहता है जाके बैंक में कैश करवाया हो तो आराम से वो करवा सकता है। इसका मतलब वो चेक क्या है, वो एक किस्म का पेएबल टू बियरर है। जिसके हाथ में होगा, उसको मुलाजिम से गिर गया, किसी और बंदे को मिल गया, वो जाके कैश करवा लेता है और उसको पेमेंट मिल जाती है। तो इस तरह भी से हो सकता है जब किसी का चेक गुम हो जाता है, वो फ़ौरन बैंक में फ़ोन कर रहा होता है कि मेरा ये नंबर वाला चेक गुम हो गया, इसको कैंसिल कर दो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही होती हैं, जो है वो स्टेप्स ले रहे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो मेन जो मकसद है ये समझाने का वो ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर होता है, किसी भी स्पेसिफिक बंदे के नाम से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जारी किया गया होता है, उसको हम पेएबल टू ऑर्डर कहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे। और अगर कोई इस तरह का नाम नहीं है, वो ट्रांसफरेबल है, जिस बंदे के हाथ में होगा वही बंदा उसका ओनर होगा, उसके राइट्स सारे उसी बंदे से रिलेटेड होंगे, इसको हम पेएबल टू बियरर कहेंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने बात की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक किस्म का जी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और ट्रांसफ़र हो रहा होता है डिलीवरी के थ्रू, और उसके वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कुछ राइट्स होते हैं और वो भी साथ के साथ
ट्रांसफर हो रहते हैं, और वो राइट्स बंदे के होते हैं जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। सिंपल सी बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांसफर हो रहा होता है। बस अभी हमें सिर्फ इतना ही पता है, हमें इसके अलावा कोई बात नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और वो ट्रांसफर हो रहा होता है जी, बस हमें इतना पता है, सिर्फ इतना पता है। और अभी के लिए आपका इतना पता होना इनफ है, इससे ज़्यादा हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिल वक्त आपको इतना पता होना चाहिए डेफिनेशन के हवाले से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और वो ट्रांसफर हो रहा होता है डिलीवरी के जरिए। दो तरह से इसके तरीके हैं ट्रांसफर जब हो रहा होता है। एक तो पेएबल टू ऑर्डर होता है कि जब स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफाई कर दिया गया हो जिसके नाम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पेएबल टू ऑर्डर। और अगर वो नाम स्पेसिफाई ना किया गया हो तो हम उसको कहते हैं पेएबल टू बियरर। पेएबल टू बियरर का मतलब है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, सारे राइट्स सारे हकूक उसके पास हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अब पेएबल टू बियरर की कहानी तो यहाँ ख़त्म है, लेकिन पेएबल टू ऑर्डर को हम से थोड़ा एक और कंसेप्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं। मिस्टर ए को जो है वो पेएबल टू ऑर्डर मिस्टर ए है कि मिस्टर ए के पास सारे राइट्स हैं, वो मिस्टर ए को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के राइट। अब वो मिस्टर ए के पास है, जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ए के नाम पे इशू किया गया। अब क्या होता है, मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए अपना साइन करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, अपना साइन करके आगे अगले बंदे को दे देता है, अगले बंदे के नाम पे इशू कर देता है। क्यों, मिस्टर बी के नाम पे। देखें, अगर मिस्टर ए के नाम पे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, मिस्टर ए को मिल गया, तो अब मिस्टर ए की मलकियत हो गई है ना। अब मिस्टर ए की मर्जी, उसके साथ जो मर्जी करे। मिस्टर ए क्या करता है, उसको साइन करके, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करके मिस्टर बी को दे देता है। वो साइन करके लिखता है पेएबल टू और मिस्टर बी, पेएबल टू मिस्टर बी। अब उसने मिस्टर बी को पेएबल टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर बी बना दिया। अब जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के राइट्स किसको उसने ट्रांसफर कर दिए, मिस्टर ए को। ये जो अमल उसने किया है ना, ये साइन वाला और ये मिस्टर बी का नाम लिखने वाला, इसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। इसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। इंडोर्समेंट जो है वो तफसील से हमने कंसेप्ट को पढ़ना है आगे जाके, कल के लेक्चर में भी नहीं बल्कि प्रोविजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद हम इसको देख रहे होंगे तफसील से कि इंडोर्समेंट क्या होती है। सारी इसकी डेफिनेशन, इसके सारे एसेंशियल्स जिस तरह से भी हो रही होती है, सब कुछ देख रहे होंगे। फिर वक्त आप इतनी बात जहन में रखें कि मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को एक बंदे के नाम पे जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है, उस बंदे ने आगे किसी और के नाम पे वो इशू कर दिया है अपना साइन करके, तो इसको प्रोसेस को हम इंडोर्समेंट कहते हैं। और मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी भी उसको साइन करता है। मिस्टर बी साइन करके लेकिन आगे किसी का नाम नहीं लिखता, आगे किसी का नाम नहीं लिखता, लेकिन इसको साइन करके आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमने क्या कहा था, जिस अगर नाम स्पेसिफाई ना किया गया हो तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ये कौन सी ट्रांसफरेबिलिटी की टाइप बन जाती है, पेएबल टू बियरर। तो अब इसका यही मतलब होगा कि जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे राइट्स उस बंदे के पास हैं, सारे राइट्स उस बंदे के पास हैं। इस तरह से पेएबल टू ऑर्डर जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेएबल टू बियरर वाली फॉर्म में भी ट्रांसफर हो रहा होता है। ये कंप्लीट एक छोटा सा कंसेप्ट है। इन चीज़ों को हम बार बार देख रहे होंगे। अगर अभी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है इसमें से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सिर्फ सिंपल सा एक जो है वो खाका सा डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जितना मैंने पढ़ाया याद करने वाली कोई बात नहीं है, अभी तक याद करने वाली कोई बात नहीं है। इन चीज़ों को हम आगे दोबारा भी देख रहे होंगे। ये एक एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये खोल खोल के हम बयान करेंगे। चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पेएबल टू ऑर्डर, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की टाइप है पेएबल टू ऑर्डर, पेएबल टू बियरर भी टाइप है, इंडोर्समेंट पे बड़ा सा हमारा जो है वो एक पार्ट है पूरा। तो इसमें आपको जो यहाँ पे हालांकि होल्डर की बात हो रही है, होल्डर पे हमारा टॉपिक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स पे हमारा टॉपिक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर सा समझ लें कि ये सब काम चल किस तरह रहा होता है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और वो ट्रांसफर हो रहा होता है एक बंदे से दूसरे बंदे के पास, दूसरे बंदे से तीसरे बंदे के पास। दो तरीकों से ये ट्रांसफर हो रहा होता है, एक तो पेएबल टू ऑर्डर होता है और दूसरा पेएबल टू बियरर होता है। पेएबल टू बियरर का मतलब है
ट्रांसफर हो रहा है बगैर कुछ उस पे लिखे, उस इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब है किसी भी पर्सन के नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा सारे राइट्स उसी के होंगे। पेएबल टू बियरर का ये मतलब है। पेएबल टू ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी बंदे का नाम ऊपर स्पेसिफाई किया होता है और जब भी वो ट्रांसफर हो रहा होता है नाम चेंज हो रहा होता है, नाम ट्रांसफर जो है वो चेंज करके उसको इंडोर्समेंट करके, इंडोर्समेंट क्या होती है, नाम साइन करके अपने उसका नाम चेंज कर दो। जो बंदा था, जिस बंदे के नाम पे वो इश्यू हुआ था, उस बंदे का नाम चेंज कर दो साइन करके, इसको हम इंडोर्समेंट कह रहे होते हैं। इस तरह से पेएबल टू ऑर्डर पे बस मेन बात यह है कि नाम बंदे का स्पेसिफाई हुआ होता है जिसके राइट्स होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे, और इसी तरह उसको ट्रांसफर किया जा रहा होता है। एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि एक बंदा उसको साइन करके ट्रांसफर कर रहा है लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा, तो तब वो कन्वर्ट हो जाएगा पेएबल टू बियरर इंस्ट्रूमेंट में। उसका मतलब हो जाएगा कि जिस बंदे के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है सारे राइट्स उसी के हैं, सारे राइट्स उसी के हैं। अब इंट्रोडक्शन इतना सा था। इसकी हम जो ICAP स्ट्रेट एक्ट में आपके लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की हम बात कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इट इज इन सिंपल टर्म्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी and instrument mean a written document by which a right is created in favor of some person। वही बात कि नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर हो रहा हो कोई भी चीज। क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स है रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हो रहा हो डिलीवरी के थ्रू, विच अ राइट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन, जिसके जरिए किसी बंदे की फेवर में एक राइट क्रिएट हो रहा होता है। ओब्वियसली चेक की हम बात कर लें तो जिस बंदे के पास चेक है उसके हक में एक राइट क्रिएट हो रहा है, उसका एक हक क्रिएट हो रहा है उस चेक के ऊपर कि चेक पे जितनी अमाउंट लिखी हुई है वो सारी निकलवा सकता है, उसको यूज कर सकता है, वो चेक उसका है। बिल्कुल इसी तरह से एक बंदे के फेवर में एक राइट क्रिएट हो रहा होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, एक जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है, एक राइट क्रिएट कर रहा होता है किसी भी बंदे के हक में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे मीन अ रिटन डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। अब ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर नहीं लिखी हुई, ये वैसे हमने समझने वाली डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन वाली डेफिनेशन है, वो भी देखेंगे अभी जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अंदर आती है डेफिनेशन। अच्छा, द टर्म डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यार ये तो डिलीवरी का मतलब बता रहा है कि डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी का तो हमें मतलब पता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके तफसील से भी डिस्कस कर रहे होंगे। आगे है डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन अब जो आपके सेक्शन में लिखी हुई है, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखी हुई है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमाइजरी नोट, a bill of exchange or a check payable either to order or to bearer। ये डेफिनेशन आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखी हुई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई भी प्रोमाइजरी नोट, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चेक पेएबल होता है आइडर टू ऑर्डर और टू बियरर। वही टू ऑर्डर टू बियरर जो बात हम अभी डिस्कस करके आए हैं। अभी आगे टू बियरर और टू ऑर्डर की बात थोड़ी सी और डिस्कस भी कर लेंगे। टू ऑर्डर का क्या मतलब होता है और टू बियरर का क्या मतलब होता है। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है ये हमने कल पढ़ना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये हमने परसों पढ़ना है। चेक क्या होता है ये हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, इसकी थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं, थोड़ी सी बात आज ही हम दोबारा कर लेंगे। तो आज आपके लिए जो मेन याद करने वाली चीज़ होगी वो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन होगी और ये ऑर्डर टू बियरर क्या होता है ये कंसेप्ट को समझना है, सिर्फ इसको याद नहीं करना। इस कंसेप्ट की हम तो अभी दोबारा बात करेंगे।
The above definition reveals that when a promissory note, bill of exchange and check is issued, it can be termed as negotiable instrument। ये तो बात हमें पता चल गई कि भाई जब भी कोई promissory note या bill of exchange या check issue किया जाता है तो इसको negotiable instrument कहते हैं। The term issue में यार अब issue की भी definition हमें समझाने लग गया, लेकिन ये थोड़ी सी एक अच्छी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। The term issue means the first delivery of promissory note, bill of exchange or check complete in form to a person who takes it as a holder। यहाँ पर बात कर रहा है जो होल्ड करता है, जिसके पास होता है उसको होल्डर कहा जाता है। इशू का मतलब है कि पहली डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक की पहली डिलीवरी इन फॉर्म टू कंप्लीट इन फॉर्म टू अ पर्सन हु टेक्स इट एज अ होल्डर, उस पर्सन तक जो के होल्डर है, उस पर्सन तक पहली डिलीवरी, पहली बार जो वो बनता है और उसको पहली बार बना के जो डिलीवर किया जाता है, उस डिलीवरी को हम इशू कहते हैं, इशू का नाम देते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं पूछने वाला पेपर में कि इशू की डेफिनेशन सुनाओ या डिलीवरी की डेफिनेशन सुनाओ, सिंपल से समझने के लिए कंसेप्ट हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आइदर पेएबल टू ऑर्डर और टू बेयरर, जो मैं बात कर रहा था कि ये पेएबल टू ऑर्डर भी हो सकता है, पेएबल टू बेयरर भी हो सकता है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आइदर भी पेएबल टू और टू द बेयरर, अ प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब सबसे पहले पहली डेफिनेशन बताने लगा है गालबन पेएबल टू ऑर्डर की, इसको देखते हैं। अ प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू ऑर्डर which is expressed to be so, which is expressed to be so payable, or which is expressed to be payable to a particular person, and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable is called payable to order। वो payable to order की डेफिनेशन बता रहा है, क्या बता रहा है? वो कहता है एक प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेएबल टू ऑर्डर होगा। कब होगा? जब वो पेएबल टू ऑर्डर हो या जब किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे स्पेसिफिक पर्सन का नाम एक्सप्रेस किया गया हो, विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पार्टिकुलर पर्सन, एक पार्टिकुलर पर्सन के नाम पे वो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक हो तब, और इसमें कोई भी इस तरह का वर्ड ना हो जो इसको ट्रांसफर होने से रोक रहा हो। ऑब्वियसली ये तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में ही बात देख ली ना कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा होता है डिलीवरी के थ्रू, तो अगर ट्रांसफर हो ही नहीं रहा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ये तो फिर ऐसी बात है ना, तो उसने ये वाली बात भी ऐसी लिख दी है, डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग दैट एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल इज कॉल्ड पेएबल टू ऑर्डर। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर कहलाएगा, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो चेक है, कि जब एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन कर दिया गया हो, उसके नाम पे वो प्रोमिसरी नोट जो है वो इशू किया जा रहा हो और कोई इस तरह की चीज़ उसमें ना लिखी हो जो इंडिकेट कर रही हो कि ये आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात हमने डेफिनेशन में ये पढ़ी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता ही वो है जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है। ठीक है, यहां तक बात है पेएबल टू ऑर्डर की। इसके हम एग्जांपल भी देख लेंगे, पर पहले जो है पेएबल टू बेयरर की बात कर लेते हैं। अब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बेयरर विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल और on which the only or last endorsement is an endorsement in blank। इंडोर्समेंट का क्या मतलब? उसने साइन किया हो और आगे ट्रांसफर कर दिया, किसी बंदे का नाम नहीं लिखा, उसको ब्लैंक रहने दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो उस इंस्ट्रूमेंट का बियर होगा, जो इंस्ट्रूमेंट को बियर करता होगा, इंस्ट्रूमेंट के सारे राइट्स उसी की तरफ। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू एनी पर्सन who's ever bear it, then it is called payable to bearer। जो बेयर करता है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, सारे राइट्स उसी के पास हैं, तब इसे हम पेएबल टू बेयरर कहते हैं। उसने बेयरर की भी आगे डेफिनेशन बता दी। द टर्म बेयरर मीन्स अ पर्सन who by negotiation comes into possession of a negotiable instrument which is payable to bearer।
सिंपल सी बात कर रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर है, जो इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया गया, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट उसी का है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिस बंदे के हाथ में होगा उस बंदे को बियरर कहा जाएगा। तो ये दो जो हमारी आज की कंप्लीट डिस्कशन के मेन फोकस है ना, वो ये दो ही हैं, पेएबल टू ऑर्डर और टू बियरर। पेएबल टू ऑर्डर और टू बियरर। पेएबल टू बियरर तो सिंपल सा जो है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट बगैर किसी भी बंदे का नाम लिखे, किसी भी बंदे को मेंशन किए, किसी भी बंदे का जिक्र किए बगैर जो है वो इशू किया जाता है, वो फ्री टू ट्रांसफ़र एक किस्म का होता है। जिसके हाथ में वो होगा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वही बंदा जो है वो इंस्ट्रूमेंट के राइट्स जो हैं वो उसी बंदे से बिलोंग करते होंगे। पेएबल टू ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन किया गया होता है और सारे राइट्स उसी बंदे के होते हैं जिस बंदे का नाम मेंशन किया गया होता है। तो ये ही मेन डिफरेंस है पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बियरर में। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, बल्कि एग्जाम्पल नहीं, ये आपको एक समझाने के लिए है। द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर इंडिकेटिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर। पेएबल टू ऑर्डर, जो पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उस पर लिखा क्या होगा। फर्ज करें अगर जो है वो बंदा आजम है तो लिखा होगा पे आजम, पे आजम। अब इससे क्या साफ पता चल रहा है, स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन कर दिया गया है, सारे राइट्स जिससे बिलोंग करते हैं पे आजम। अब किसको पे किया जाएगा, जो पैसे इंस्ट्रूमेंट में लिखे हुए हैं आजम को पे किए जाएंगे, पे आजम। इसलिए ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा और जो है वो ऑर्डर दिया जा रहा है किसी बंदे को पे करने का, उस स्पेसिफिक बंदे को। सारे राइट्स उस स्पेसिफिक बंदे से बिलोंग करते हैं। कुछ और भी लिखा जा सकता है, पे आजम और टू ऑर्डर, ये भी लिखा जा सकता है, पे आजम और ऑर्डर। इसका मतलब है या आजम को पे करो या आजम के हुक्म पे करो, या आजम को पे करो या आजम के हुक्म पे करो। यानी राइट्स यहाँ पे भी किस बंदे के लिए बिलोंग कर रहे हैं, आजम के लिए। सारे राइट्स किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आजम की तरफ। और एक से ज्यादा इंसानों को भी इसमें कोट किया जा सकता है, पे आजम और बाबर। बंदे दो हैं लेकिन हैं स्पेसिफिक की, हैं स्पेसिफिक की, या तो आजम को पे किया जाएगा या बाबर को पे किया जाएगा। इस तरह से पेएबल टू ऑर्डर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उन पे इस तरह से बातें लिखी हुई होती हैं। इसके बाद द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंडिकेटिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बियरर। ये जो वर्ड्स हैं ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेएबल टू बियरर है। किस तरह के वर्ड्स होते हैं, पे आजम और बियरर। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो यहाँ पे तो आजम स्पेसिफाई कर दिया गया है, सारे राइट्स आजम को बिलोंग कर रहे हैं, सारे राइट्स आजम की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, गौर से पढ़ें इस सेंटेंस को। पे आजम और बियरर, या आजम को पे करो या बियरर को पे करो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बियरर को पे करो, अगर आजम के पास है तो आजम को पे करो, जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है उसको पे करो, जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है उसको पे करो। पे आजम और बियरर, या आजम को पे करो या इंस्ट्रूमेंट लेके जो आपके पास आया है उसको पे करो। तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा ना सिंपल सा, कि जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको पे करो, अगर आजम के पास नहीं है किसी और के पास है तो उसको भी पे करो। ये भी लिखा हो सकता है, पे आजम बाबर 4 5 6 10 नाम लिख के आगे लिख दे और बियरर, और बियरर सारी दुनिया के नाम लिख के लिख दे और बियरर। ठीक है, और बियरर जब लफ्ज आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। हमने पीछे बियरर की डेफिनेशन पढ़ी है कि जो ट्रांसफरेबल टू बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है वो जिस बंदे के हाथ में होता है उसको हम बियरर कहते हैं। तो अगर बियरर के पास इंस्ट्रूमेंट, बियरर को पे करने का ऑर्डर किया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसको पे करने का ऑर्डर किया जा रहा है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। और पेएबल टू बियरर में हमने यही पढ़ा था कि पेएबल टू बियरर में किसी बंदे को स्पेसिफाई नहीं किया गया होता है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है राइट्स उसी के पास होते हैं। और इस स्टेटमेंट का भी यही मतलब है, पे आजम और बियरर का भी यही मतलब है कि जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा, जो उसने और बियरर लिख दिया ना, या और का मतलब या है, एंड नहीं है, ये एंड वाला और नहीं है, उर्दू वाला और नहीं है, ये अंग्रेजी वाला और है जिसका मतलब है या आजम को पे करो या जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको पे करो। इसका सिंपल यही मतलब है कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको पे करो।
उसके बाद वो सीधा भी लिख सकता है पे बियरर कि भाई जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको पे करो, या पे टू बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका भी वही मतलब है। इन तीनों बातों का मतलब सेम है, ऊपर वाली तीनों बातों का मतलब भी तकरीबन सेम है। तो अगर स्पेसिफाई बंदा कर दिया गया है तो पेएबल टू ऑर्डर है, और अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो पेएबल टू बियरर है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल टू असलम, असलम endorses it merely by putting his signature on back and deliver it to Babur with an intention of negotiating it without making it payable to Babur or Babur's order। उसने इंस्ट्रूमेंट उसके पास आया, असलम के पास, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उस पर असलम का नाम लिखा हुआ था, असलम का नाम लिखा हुआ था, नाम स्पेसिफाई किया हुआ था, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? पेएबल टू ऑर्डर, वो पेएबल टू ऑर्डर था असलम, जब तक वो असलम के पास आया। लेकिन असलम ने इसको क्या किया? असलम ने उस पर साइन किए, और सिर्फ साइन किए, मेयरली बाय साइन, महज साइन किए उसकी बैक पे, और इसे डिलीवर कर दिया बाबर को, और इसे बाबर को डिलीवर कर दिया। और उसने ये नहीं उस पर लिखा कि पेएबल टू बाबर या बाबर्स ऑर्डर, मतलब उसने इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को क्या बना दिया? बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब किसी का नाम है लिखा हुआ, बाबर जिसको ट्रांसफर करेगा वो भी इस सारे राइट्स उसके साथ ही उसको भी ट्रांसफर हो जाएंगे। इन द हैंड्स ऑफ बाबर द बिल इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। बाबर के हाथ में जो बिल है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन असलम के हाथ में जो बिल था वो पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। A negotiable instrument may be made payable to two or more pays jointly, or it may be made payable in the alternative to one of two or one or some of several pays। इसका मतलब ये है, सिंपल मतलब ये है कि जितने मर्जी लोगों को पेएबल बना सकते हो, जितने मर्जी लोगों को, आजम और बाबर और साकिब, ये जितने मर्जी लोगों को एक ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेड पेएबल हो सकता है, ज्वाइंटली भी सेवरली भी। द सेक्शन 35 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन अदर देन अ बैंक और फेडरल गवर्नमेंट टू इशू। अब एक प्रोहिबिशन आ चुकी है, एक किस्म की लिमिट लगा दी है जो है वो एक एक्ट ने, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 ने क्या जो है वो प्रोहिबिशन लगाई है? उसने क्या, जो फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बियरर और बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, ये दोनों इशू करने के जो राइट्स हैं, जो हकूक हैं, वो सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स के पास हैं, एक बैंक के पास, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट के पास, तीसरा किसी के पास ये इशू करने के हकाइक जो है वो हकूक मौजूद नहीं है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। इसका मतलब क्या है? ये हम अभी जब कल प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, इसका मतलब मैं आपको लोगों को तब बताऊंगा। सिर्फ अभी आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि ये एक एक्सेप्शन है, एक लिमिटेशन है कि प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बियरर जो है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर है, ये इशू कोई भी नहीं कर सकता सिवाय बैंक के और फेडरल गवर्नमेंट के। बैंक और गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इशू नहीं कर सकता। बल्कि इस बात को भी पढ़ लें, इसको समझे ना, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब हम प्रोमिसरी नोट पढ़ रहे होंगे। अभी हम सिर्फ छोटी छोटी सी बातें डिस्कस करते जाते हैं। आपने जो याद करने वाली इसमें चीज़ है ना आज के लेक्चर में, वो सिर्फ एक चीज़ है कि आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन याद करनी है, और दूसरी चीज़ जो है वो समझने वाली है पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बियरर वाली। उसके अलावा बाकी बातें सिर्फ हमने पढ़ते जाना है, इनको डिस्कशन इनकी डीपली हमारी आगे होगी, समझ चीज़ें हमें आगे आ रही होंगी। द फॉलोइंग बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट वैलिड, पे बियरर ₹10,000 वेन एवर ही आस्क फॉर। इसमें नज़र आ रहा है कि पे बियरर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सिर्फ कौन जो है वो ड्रॉ कर सकता है? बैंक या फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा किसी भी जो है वो बंदे को जो है वो इशू नहीं हो सकता।
द सेक्शन 35 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन अदर देन अ बैंक और फेडरल गवर्नमेंट टू इशू, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और बैंक के अलावा किसी को ये जो है ये दोनों बिल्स इशू नहीं हो सकते। इस बात को अभी हम होल्ड करेंगे थोड़ा सा। जैसे ही हम प्रोमिसरी नोट पढ़ रहे होंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे होंगे, ये आप लोगों को तब समझ आ रही होगी अच्छी तरह से। अभी आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी, तो सिर्फ ये अभी पढ़ लें, समझेंगे हम बाद में। ईजिली ट्रांसफरेबिलिटी, ये जो है ये एक और करेक्टरिस्टिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, कि वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। देखें, अगर तो इंस्ट्रूमेंट बियरर है तो उसका तो वैसे ट्रांसफरेबिलिटी का कोई मसला नहीं है। एक बंदे ने दूसरे बंदे को दे दिया, दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को दे दिया, जिसके वो हाथ में होगा, जो बियरर होगा उस बियरर इंस्ट्रूमेंट का, उसी बंदे को सारे जो हकूक हैं वो बिलोंग करते होंगे। पेएबल टू ऑर्डर में थोड़ा सा मसला है, लेकिन वो मसला भी इंडोर्समेंट के थ्रू ख़त्म कर दिया गया। एक किस्म का वो भी आसान हल बन चुका है कि अगर किसी ने उसको ट्रांसफ़र करना है, पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि इस पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, एक पार्टिकुलर बंदे के नाम पे उसके हकूक हैं सारे, तो वो उसको इंडोर्स करके अपने सिग्नेचर करके किसी और बंदे का नाम लिख के उस बंदे को ट्रांसफ़र कर दे, वो आगे किसी और बंदे का नाम लिख के अपने सिग्नेचर करके किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर दे, तो ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो ईजी हो जाती है। दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी इफ payable to bearer and by endorsement and delivery if payable to order। अगर तो पेएबल टू बियरर है तो सिंपली उसकी डिलीवरी कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर पेएबल टू ऑर्डर है तो उसकी इंडोर्समेंट कर दो, उस पर साइन कर दो और फिर उसको डिलीवर कर दो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कामरान बोट गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15th January एंड पेड हिम बाय अ बियरर चेक डेटेड 25th January। उसने कामरान ने क्या किया, उसने गुड्स खरीदी दाऊद से और उसे एक चेक दे दिया 25 जनवरी की डेट का। दाऊद गेव द सेम चेक टू वकास फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। दाऊद ने इसको आगे दे दिया। अब ये आसानी से ट्रांसफ़र होता जा रहा है। दाऊद ने आगे वकास को दे दिया, अब वकास इससे जो है वो पेमेंट निकलवा सकता है। आसानी से, आराम से बात है, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। क्या कि वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। एक बंदा दूसरे बंदे को दे रहा है, वो उसे आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक है। जो है वो कमाल बोट गुड्स फ्रॉम जमाल ऑन 15th January एंड मेड अ प्रोमिसरी नोट for the amount payable to Jamal or order. Jamal signed and endorsed this promissory note to Khalil to settle his dues with him. On due date, Khalil can get payment from Kamal. इस डेफिनेशन, इस एग्जाम्पल की आपको कंप्लीट तब समझ आएगी जब हम प्रोमाइजरी नोट जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी इस एग्जाम्पल को भी आप होल्ड करें थोड़ा सा। उसके बाद है टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको तफसील से हमने पढ़ना है। आगे हमारा टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स और भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी सी बात समझानी है। देखें कि एक इंस्ट्रूमेंट है, चेक है। फॉर एग्जांपल चेक की बात कर लें। एक बंदे ने चेक ड्रॉ किया, लेकिन उससे वो चेक गिर गया, वो चेक गुम हो गया। अब जिस बंदे को वो चेक मिला, जिस बंदे को वो चेक मिला, क्या वो उसका सही होल्डर है? क्या वो उसका सच्चा होल्डर है? क्या वो उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स है? बिल्कुल भी नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता कि अगर वो चेक उसको ना गिरा होता, वो चेक जाके खुद जिस बंदे को देता, खुद उसने चेक बनाया, अब उसने चेक अगले बंदे को दे दिया, अब वो जो जिस बंदे को उसने चेक दिया वो उस चेक का होल्डर इन ड्यू कोर्स है। उसके पास चेक का साफ शफाफ जो है वो होल्डिंग के जो राइट्स हैं उसके पास। लेकिन अगर किसी को गिरा हुआ मिला या किसी ने चोरी किया है कोई चेक या कोई भी जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात बताई गई है। इट मीन्स दैट वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ होल्डर इन गुड फेथ, जिसने ईमानदारी से उसे ट्रांसफर किया, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। इट बिकम फ्री फॉर ऑल डिफेक्ट्स का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक जो है मिस्टर ए, उन्होंने एक चेक ड्रॉ किया। चेक किसके नाम पे ड्रॉ किया? उसने किया मिस्टर बी के। उसने सोचा कि मैं ये चेक ड्रॉ कर लूँ और ये मैं मिस्टर बी को दे दूंगा। वो मिस्टर बी को देने जा रहा था, रास्ते में उससे वो चेक गिर गया, मिस्टर सी ने उठा लिया। क्या अब मिस्टर सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है? बिल्कुल भी नहीं।
उसको ईमानदारी से चेक ट्रांसफर नहीं किया गया, उसको नीचे से मिला है, वो चेक नीचे से मिला है। मिस्टर सी क्या करता है, वो चेक लेके जाके मिस्टर डी को दे देता है, वो चेक मिस्टर डी को दे देता है। अब क्या मिस्टर डी को चेक नीचे से मिला है? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर डी ने चोरी किया है? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर डी ने अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ वो चेक लिया है। मिस्टर डी ने अपनी पूरी तसल्ली की कि भाई तुझे चेक कहाँ से मिला, उसने कोई कहानी सुना दी, उसने कहा यहाँ से मिला। मिस्टर डी ने आगे इंक्वायरी भी की, लेकिन उसे कोई इस तरह की बात नहीं पता चली कि ये चेक किसे नीचे ज़मीन से पड़ा हुआ मिला है, तो मिस्टर डी ने बेचारे ने उसको रख लिया। तो मिस्टर डी यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। मिस्टर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, लेकिन मिस्टर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। जैसे ही मिस्टर डी के पास वो चेक आया, वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स हो गया। उसमें जितने भी डिफेक्ट थे कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, वो जो चेक था जिस बंदे के पास था उसका लीगल टाइटल जो है वो अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही मिस्टर डी के पास आया, मिस्टर डी क्या बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। इस तरह से टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स ट्रांसफर हो रहा होता है। कंप्लीट डिस्कशन टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है, इस पे हमने अभी करनी है। अभी सिंपल सी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सिंपल से एक एग्जांपल देखते हैं। अजमल गेव अ प्रोमिसरी नोट टू बशीर। बशीर लॉस्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड इट वाज फाउंड बाय हबीब। अजमल ने प्रोमिसरी नोट जो है वो बशीर को दिया, बशीर से वो गुम हो गया, हबीब को मिला। हबीब कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज ही इज नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब जो हबीब है वो अमाउंट नहीं उसकी जो रिकवर कर सकता, इधर प्रोमिसरी नोट की जगह चेक होता। अगर हबीब को मिला चेक, वो जाके बैंक में उसकी अमाउंट नहीं निकलवा सकता था, अमाउंट नहीं निकलवा सकता है। लेकिन उसने क्या किया? बट इफ हबीब ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू दाऊद and Daud becomes the holder in due course as he did not know that instrument was lost। अब उसे नहीं पता कि इसने खोया हुआ इंस्ट्रूमेंट इसको मिला था, इसने मुझे दिया है, अब वो उसने दाऊद को दे दिया। इस तरह से उसने दाऊद को दे दिया, तो दाऊद जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। अब दाऊद उस पे जो अमाउंट लिखी हुई है, अगर चेक है तो जाके जो है वो कैशियर के पास चेक निकलवा सकता है, या प्रोमिसरी नोट है तो उसकी वो पेमेंट ले सकता है। ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अजमल और ऑल प्रायर पार्टीज। ऑल प्रायर पार्टीज का क्या मतलब है, ये भी हमें चीज़ तब पता चलेगी जब हम प्रोमिसरी नोट पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ तक जो सिंपल सी बातें थी वो हमने ये सीखा कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। अभी हमने याद करने वाली कोई चीज़ नहीं देखी, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं देखी, हमने अभी सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ की है कि हमने पढ़ना क्या क्या है। हमने इस इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पढ़नी कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमने बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं जिसकी हमने डेफिनेशन देखी, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, हमने प्रोमिसरी नोट पढ़ना है, हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है ये पढ़ना है, हमने इंडोर्समेंट क्या होती है ये पढ़नी है। इनकी थोड़ी नो हाउ हमने ले ली है, लेकिन अभी हमने इनको पढ़ा नहीं है, अभी हमने इनको पढ़ना है, बस हमने इनकी थोड़ी नो हाउ ली है। मेन बात जो यहाँ तक आपने समझ लिया, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी इतनी ज़्यादा आप लोगों को अभी समझने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा देख रहे होंगे। मेन बात आपने जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन याद करनी है, और दूसरा आपने पेबल टू ऑर्डर और टू बियरर क्या होता है इस चीज़ को समझना है। यही चीज़ आज हमारा डिस्कशन का फोकस थी। कल से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे प्रोमिसरी नोट। अभी इसके जितना पढ़ा है इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो मिला है। Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, define holder in due course, जिस spring 2012 autumn 2014 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आपके जो है ICAP स्टेट टेक्स्ट का हिस्सा है। यही जो हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन वो हम जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने के बाद ही देख रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपने जो है वो घर जाके अपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, जितना हमने पढ़ा है इसकी सारे की समझनी है, चीज़ें थोड़ी समझनी है, ज़्यादा समझने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको समझ आएगी भी नहीं। तो बेसिक चीज़ आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, इंस्ट्रूमेंट बियरर वगैरह समझ लेनी है। कल से हम बाकायदा तौर पे प्रोमिसरी नोट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। पहले जो मैंने आप लोगों को लेक्चर प्लान दिया था
उसमें जो है वो प्रीमिजरी नोट से पहले बिल्कुल जिस तरह चैप्टर सीक्वेंस में आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से मैंने जो है वो स्टडी प्लान इशू किया था। लेकिन अब स्टडी प्लान लेक्चर प्लान हमारा चेंज होने जा रहा है। लेक्चर प्लान इस वजह से चेंज होने जा रहा है क्योंकि आज भी आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें आप लोगों को इस वजह से समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपको प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का नहीं पता। तो हम पहले प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज एटलीस्ट पढ़ लें क्योंकि इसका आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता। चेक का तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत पता होगा, चेक्स ज़्यादातर आजकल हमारी सोसाइटी में चलते हैं, लेकिन प्रोमाइजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो हम पहले प्रोमाइजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, उसके बाद जो आज चीज़ें हमने डिस्कस की इनकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं, फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं वो देखेंगे। और जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनको एक दफ़ा दोबारा से भी आप लोगों को उस प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा जिस प्रोस्पेक्टिव से हम लोग जो है प्रोमाइजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके होंगे। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी प्रोमाइजरी नोट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।